नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मोनो अकेडमी में। तो हमने गुप्त काल तक पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल, जो शुरू होता है 7th सेंचुरी एडी में। तो पुष्यभूति वंश में सबसे महान शासक था हर्षवर्धन। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने परम भट्टारक या महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। और इनके भाई का नाम राज्यवर्धन, बहन राज्यश्री और बहनोई कन्नौज के मोखरी वंश का शासक ग्रहवर्मन था। ये सब हमने इसलिए पढ़ा है जिससे हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि हर्षवर्धन को उसका राज्य यानी कि शासक कैसे बना। हुआ एक्चुअली में यह था कि जो मालवा का शासक था देवगुप्त, उसने ग्रहवर्मन को मार दिया था और फिर इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। राज्यवर्धन कौन है? हर्षवर्धन का भाई। और फिर जो देवगुप्त का दोस्त था यानी कि बंगाल के गौड़ क्षेत्र के शासक शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। तो फिर बचा कौन? हर्षवर्धन। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन शासक बना। तो हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश को जानने के स्रोत क्या है? मधुबन प्लेट अभिलेख, सोनपत अभिलेख और वंशखेड़ा अभिलेख। और वंशखेड़ा अभिलेख पर हर्ष के सिग्नेचर हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से अभिलेख हैं? ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा। मधुबन प्लेट अभिलेख, सोनपत और वंशखेड़ा। तो हर्षवर्धन के शासक बन गया। तो पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर, जिसे हर्षवर्धन ने शिफ्ट करके कन्नौज कर दिया। और कन्नौज को कानकुंज के नाम से भी जाना जाता है और ह्वेनसांग कन्नौज को महोदयश्री कहता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि महोदयश्री किसे कहा गया है? किसे? कन्नौज को। और किसने कहा है? ह्वेनसांग ने। और आगे चलकर इसी कन्नौज पर नियंत्रण को लेकर 3 वंशों के बीच त्रिदलीय संघर्ष हुआ, जो इस प्रकार थे: पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कन्नौज को नियंत्रण को लेकर किन किन के बीच त्रिदलीय संघर्ष हुआ। तो आप याद कर लीजिएगा, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के बीच। और फिर हर्षवर्धन नर्मदा के युद्ध में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। तो इस बात की जानकारी हमें किससे मिलती है? एक तो ह्वेनसांग के विवरण से और रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। जो हर्षवर्धन था वो महान विद्वान था तथा विद्वानों का संरक्षक था। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं हर्षवर्धन का सैन्य अभियान। तो हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन II को हराया था और कश्मीर पर भी नियंत्रण कर लिया था। और इसके असम के शासक के साथ मधुर संबंध थे, लेकिन कलिंग के खिलाफ युद्ध करते समय यह हार गया था और नेपाल ने भी इसकी लॉर्डशिप यानी कि सत्ता स्वीकार कर ली थी। और सिंध की जो विजय है इसकी, यह भी डाउट है, इसके ऊपर डाउट है कि सिंध की विजय की थी या फिर नहीं की थी। तो जैसे कि पीछे बताया था मैंने कि हर्ष महान विद्वान था और विद्वानों का संरक्षक। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से नाटकों की रचना की है हर्षवर्धन ने। तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और इसके दरबार में बाणभट्ट जैसा विद्वान रहता था। यह इसका दरबारी कवि था और इसकी पुस्तक है हर्षचरित कादंबरी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि हर्ष के 3 नाटक हैं, तो या तो दे देगा 4 किताब दे देगा, तो इनमें से कौन सी हर्ष की नहीं है। या फिर बाणभट्ट की भी पूछ लेते हैं, मेनली हर्षचरित और कादंबरी 2 ही हैं, तो दोनों याद कर लीजिएगा। और हर्षवर्धन के दरबारी मयूर ने सूर्य शतक लिखा और इसके दरबार में मातंग दिवाकर जैसा विद्वान भी रहता था एवं भर्तहरि भी। और हर्ष ने प्रयाग एवं कन्नौज में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। यह आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा जब हम छोटे थे, 6ठी-7वीं क्लास में, कि प्रयाग एवं कन्नौज में 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? हर्ष ने। और प्रयाग में आयोजित सम्मेलन को महामोक्ष परिषद कहा गया है। कन्नौज क्या था उस समय? गुप्तोत्तर काल में महान व्यापारिक केंद्र था और इसी कारण पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में त्रिदलीय संघर्ष हुआ था, क्योंकि यह महान व्यापारिक केंद्र था। और हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में माना जाता है। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र यानी सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा भी चलाई थी। तो याद कर लीजिएगा कि किसने प्रथा चलाई थी जमीन देने की? पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा। और उस समय नालंदा महाविहार में
महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो मैंने उस समय बताया था हीनयान और महायान में क्या डिफरेंस है। तो हर्षवर्धन किसका पैट्रोनेज था? महायान संप्रदाय का, और यहाँ पे संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था। और अब आते हैं, ये तो हो गया जो नालंदा महाविहार था किसका? महायान संप्रदाय का, और जो बल्लभी था वो हीनयान संप्रदाय की यूनिवर्सिटी थी। और अब देखते हैं हम वातापी के चालुक्य या फिर बादामी के चालुक्य। ये बादामी या बादामी क्या है? इनकी राजधानी है, और इन्होंने बेसर शैली का विकास किया था या फिर दक्कन शैली का विकास किया था कि इन्होंने बादामी के चालुक्यों ने। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशियन प्रथम, और इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इस वंश का महान शासक पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय की हम जहाँ की पीछे देख चुके हैं। इसने हर्ष को हराया था और कृष्णा एवं गोदावरी के क्षेत्र पर हमला करके वेणी को जीत लिया, और इस प्रकार वहां पर वेणी पर चालुक्य शाखा की नींव पड़ी। यानी कि बादामी में तो चालुक्य थे ही, और इस प्रकार बेड़ी में भी एक और चालुक्य की नींव पड़ी थी, वेणी या फिर बेंगी। तो कौन कौन से चालुक्य हो गए? एक तो बादामी के, बेंगी के, और एक है फिर कल्याणी के चालुक्य भी। तो वेणी पर क्यों जीता था? क्योंकि यह एक व्यापारिक मार्ग कल्याण को वेणी से जोड़ता था, और इस मार्ग पर तगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या नगर था। और पुलकेशिन द्वितीय की जो जानकारी जीतने की हमें किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से, जो किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। और यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियां वर्णित हैं, और इसी अभिलेख में रवि कीर्ति अपनी बराबरी कालिदास एवं भारवी से करता है। और जो रवि कीर्ति था वो जैन धर्म को मानने वाला था। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रवि कीर्ति कौन से धर्म को मानने वाला था? तो जैन धर्म को। और ऐहोल में रवि कीर्ति ने एक मंदिर बनवाया था जिसे मैगुती का मंदिर कहा जाता है। और चालुक्य वंश में प्राय स्त्रियों को शासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रा द्वितीय की रानी विनय भट्टारिका ने कुशलतापूर्वक शासन संचालित किए थे, और कई ताम्रलेख भी खुदवाए थे, और महिलाएं सैन्य शिविर में भी जाती थीं। और विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोक महादेवी ने पत्ता दक्कल में विशाल शिव मंदिर विरूपाक्ष महादेव का निर्माण करवाया था, और त्रिलोकी महादेवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वहां पर महिलाओं के लिए कितना ऊंचा सम्मान था। और पुलकेशिन द्वितीय के समय ह्वेनसांग ने उसके दरबार में यानी कि उसके राज में यात्रा भी की थी। और अब देख लेते हैं कि ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। यहीं पर एक सुंदर सूर्य मंदिर है जिसे लाड़खा का मंदिर कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि लाड़खा का मंदिर कहाँ पर है? ऐहोल में। और यहाँ पर हसी मल्लीगुड़ी मंदिर, दुर्गा मंदिर, मैगुती का जैन मंदिर भी है। हमने पीछे पढ़ा था कि वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो इसमें बस हम देख लेते हैं कि इनकी स्थापना किस किसने की थी। इसमें बस इतना ही आता है। तो वेंगी के चालुक्य की विष्णुवर्धन ने, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का भाई था, और उसकी पत्नी आयना देवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण कराया था। और कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की थी तैलप द्वितीय ने, और इसी कल्याणी के चालुक्यों में विक्रमादित्य षष्ठ यानी कि विक्रमादित्य 6 के दरबार में विज्ञानेश्वर रहते थे, और इनकी रचना है मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या है? एक हिंदू विधि ग्रंथ। तो यहाँ पे आपका पल्लव, यहाँ भी आने की वातामी के चालुक्य समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे पल्लव वंश। तो पल्लव दक्षिण भारत में थे, और इसकी संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। और फिर इनके दरबार में भारवी नामक दरबारी रहता था, जिसने किरातूर्जनियम नामक पुस्तक लिखी थी, और वराह मंदिर का निर्माण भी कराया था। और इसके बाद आया था महेंद्र वर्मन प्रथम। बाद में महेंद्र वर्मन प्रथम शासक बना, और इनकी पुस्तकें हैं मत विलास प्रहसन और भगवदीय जुकियम। तो इन्होंने महेंद्र वर्मन ने उपाधि ली थी चेती करी की। चेती करी का मतलब होता है
मंदिरों को बनाने वाला। और फिर हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके मार दिया था, किसमें, मणिमंगलम के युद्ध में। और फिर उपाधि ग्रहण की थी महामल्ल की और वातापी कोंड की। महामल्ल का मतलब होता है ग्रेट रेसलर, यानी कि कुश्ती में जो ज्यादा जीतता है उसे ग्रेट रेसलर कहते हैं। इन्होंने श्रीलंका की भी विजय की थी। फिर उसके बाद हुए थे नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर राजसिंह। राजसिंह आए या फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय, दोनों एक ही हैं। इन्होंने कांची का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और इनके दरबार में दंडी नामक विद्वान रहता था। और इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी शंकर भक्त अगम प्रिय की। तो यहाँ पे और इनकी पुस्तकें हैं दस कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा। तो पल्लव वंश में सबसे इंपॉर्टेंट सिंह विष्णु, सिंह विष्णु के दरबार में भारवी दरबारी रहता था। फिर महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन की किताबें हो गई मत्तविलास प्रहसन, भगवत युजकियम। और फिर नरसिंह वर्मन, इनकी उपाधि महामल्ल और इन्होंने ही पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। फिर नरसिंह वर्मन द्वितीय या फिर राज सिंह, इन्होंने कांची का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। यहाँ पर आपके जो दो राजा हैं ये नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय, और महेंद्र वर्मन तीसरा जो है, ये जो महेंद्र वर्मन प्रथम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने शैली का विकास भी किया था और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी कराया था, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। मंदिर कौन कौन से बनवाए थे इन शासकों ने, और इनकी नरसिंह वर्मन द्वितीय की पुस्तकें। और उसके बाद आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय। इनके दरबार में तमिल भाषा का प्रसिद्ध विद्वान पेरुन देवनार रहता था, जिसने भारतम या तमिल में महाभारत की रचना की थी। तो यहाँ पर भी आप याद कर लीजिएगा। और पल्लव वंश का शासक अपराजित हुआ, जिसे पराजित कर चोल शासक आदित्य ने पल्लव वंश की सत्ता समाप्त कर दी थी। तो 9वीं शताब्दी में चोलों ने पल्लव वंश को हरा दिया था और पल्लव वंश ने काल भैरव को भी हराया था और इनकी राजधानी थी कांची। तो यहाँ पे आपका पल्लव वंश समाप्त होता है। और अब देखते हैं पल्लव वास्तु कला। तो पल्लवों ने द्रविड़ शैली की शुरुआत की थी। अब हम आगे देखेंगे कि गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल में उस समय 3 शैलियाँ प्रचलित थी मंदिर बनाने की, नागर, द्रविड़ और बेसर। तो द्रविड़ शैली किसने चलाई थी, पल्लवों ने, और बेसर शैली चालुक्यों ने। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा कि द्रविड़ किसके समय, पल्लव के समय फली फूलित हुई और बेसर चालुक्यों के समय। तो जैसे कि उत्तर भारत में कौन से मंदिर बनते हैं, नागर शैली में। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, उत्तर भारत में नागर शैली में और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में। तो इसके बीच में नर्मदा नदी और कृष्णा नदी के बीच में बेसर शैली में मंदिर बनाए जाते थे। तो आपके बीच में 2 नदी हो गई, नर्मदा और कृष्णा। तो नर्मदा नदी के ऊपर में नागर शैली में मंदिर बनाए जाते थे और नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच के जो मंदिर हैं वो बेसर शैली के और कृष्णा नदी के दक्षिण में द्रविड़ शैली के। तो इनमें मैंने आपको डायग्राम बना दिए हैं कि इनमें डिफरेंस कैसे आप पहचानेंगे कि नागर शैली के हैं या द्रविड़ शैली के हैं या फिर बेसर शैली के हैं। आप सिंपली नागर शैली के मंदिर, जैसे कि हमारे आसपास मंदिर बने हुए हैं, देखकर पहचान सकते हैं कि उनका जो ऊपर का जो टॉप होता है वो रेखी आकार का होता है और ऊपर कलश लगा हुआ होता है। और इस शैली के प्रसिद्ध मंदिर हैं खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, भुवनेश्वर मंदिर, लिंगराज, कोणार्क का सूर्य मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ये हो गए नागर शैली के। और द्रविड़ शैली के अगर आपने मंदिर देखे हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ कि किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत बड़े बड़े गोपुरम बने होते हैं और मंडप, अर्धमंडप, महामंडप, और जो टॉप होता है उसे विमान कहते हैं और उसके ऊपर स्तूपिका लगी होती है। और जो मेन देवता की मूर्ति होती है उसमें गर्भगृह में होती है। वो तो सभी में होता है, चाहे नागर शैली के मंदिर हो या फिर द्रविड़ के या फिर बेसर शैली के। और जो बेसर शैली के मंदिर होते हैं उनका जो टॉप होता है यानी कि मंदिर होता है उसका जो आकार होता है वो ढोलक के आकार का होता है। हमने बेसिक डिफरेंस समझ लिया नागर, द्रविड़ और बेसर शैली के मंदिरों में। और अब देखते हैं कि पल्लव काल में जो शैलियाँ विकसित हुई थी
वो 4 शैलियाँ विकसित हुई थी। एक तो महेंद्र वर्मन, मामल्ल शैली या फिर नरसिंह वर्मन शैली, फिर राजसिंह शैली, फिर नंदी वर्मन शैली। सबसे पहले देखते हैं महेंद्र वर्मन शैली। इस शैली में बने हुए मंदिर सादे होते थे और बरामदे स्तंभ युक्त होते थे और अंदर केवल 2-3 कमरे बने हुए थे और इस शैली में मंडप एवं स्तंभ का प्रयोग किया जाता था। और मंडप शैली में हो गए जैसे कि शिलाकृति मकोंडा मंदिर, उंड्रावल्लिका अनंतेश्वर मंदिर। फिर है मामल्ल शैली या नरसिंह वर्मन शैली। यह किसके समय विकसित हुई थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के। और इसमें रथ शैली एवं मंडप शैली का प्रयोग किया गया है। एवं रथ शैली के मंदिर में रथ शैली के जो मंदिर हैं वो महाबलीपुरम मामल्लपुर में हैं। और रथ शैली का मुख्य उदाहरण है सप्त पैगोड़ा मंदिर। और रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा, धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध है। इसके ऊपर पिरामिड के आकार का शिखर बनाया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन मंदिरों में सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। और सहदेव रथ है वो अर्धवृत्त के आकार का है और द्रौपदी रथ केवल 1 मंजिला है। फिर है राजसिंह शैली। राजसिंह नरसिंह वर्मन द्वितीय का ही नाम है, अर्थात यह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय विकसित हुई थी। इस शैली में स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाए जाते थे, अर्थात पाषाण, ईंट इत्यादि की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। और इस शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। और पहली बार ही द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण के इतिहास में गोपुरम का प्रयोग इसी मंदिर में हुआ था। और इसके प्रमुख मंदिर हैं महाबलीपुरम का तट मंदिर, ईश्वर तथा मुकुंद मंदिर एवं ऐरावतेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे हो गया आपका राजसिंह शैली। उसके बाद है नंदीवर्मन शैली। नंदीवर्मन शैली इसके अंतर्गत पल्लव वास्तुकला का अवसान यानी कि पतन आरंभ हो गया था, क्योंकि इस शैली के मंदिर छोटे छोटे होते थे। और इसके उदाहरण हैं वैकुंदा पेरुमल मंदिर, मुक्तीश्वर मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे आपके पल्लव शैली भी समाप्त होती हैं। ये जो मैंने मंदिर बताए हैं आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी और जो आने वाले पेपर हैं कोई सा भी हो, यूपी, एसआई या फिर एसएससी, इनमें से आते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए कि जैसे कि मामल्ल शैली किसके समय विकसित हुई थी? नरसिंह वर्मन के समय, और राजसिंह नरसिंह वर्मन द्वितीय। और जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं जैसे कि राजसिंह शैली के अंतर्गत कांची का कैलाशनाथ मंदिर और मामल्ल शैली के अंतर्गत सप्त पैगोड़ा मंदिर। और महेंद्र वर्मन शैली में क्या था कि जो मंदिर थे वो चट्टानों को काटकर बनाए जाते थे, यानी कि चट्टानों को मंदिर काटने की शुरुआत महेंद्र वर्मन शैली के तहत हुई थी। तो यहाँ पे आपका प्राचीन भारत के सारा समाप्त होता है। अब आपके इसमें 2-3 लेक्चर और बचे हैं, जैसे कि मैंने अभी तक आपको सिंधु घाटी की सभ्यता और पाषाण काल नहीं पढ़ाया है, तो आपका प्राचीन भारत में 3-4 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें व शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।